नमस्कार। आज हम आपका परिचय करवा रहे हैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की प्रांतीय महासचिव डॉक्टर सीमा जैन से, जो बीकानेर से हैं और विभिन्न राजनीतिक सामाजिक विषयों पर आप एक प्रखर वक्ता के रूप में जानी जाती हैं। संघर्षशील महिला हैं और विभिन्न विषयों पर महिलाओं को लामबंद करते हुए उन्हें शिक्षित भी करती रहती है। आज हम इनसे खास करके जेंडर इश्यूज़ पर बात करने वाले हैं। खास करके हमारा जो एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति, विवाह नामक संस्था के प्रति, और जो घरेलू जीवन होता है एक महिला का, उसके बारे में प्रमुख रूप से हम आपसे दो विषयों पर आपके विचार जानना चाहते हैं। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने अपना एक निर्णय देते हुए टिप्पणी की थी कि महिलाओं का प्रॉपर बिहेवियर कैसा होना चाहिए। प्रॉपर इन्वर्टेड कॉमास में प्रॉपर किस संदर्भ में दिया उन्होंने ये? एक महिला ने, विवाहित महिला ने अपना मंगलसूत्र उतार दिया था। पति इस बात पर नाराज़ था। पति का कहना था कि ये उसके लिए एक मेंटल क्रूअल्टी का मामला है, मानसिक रूप से उसके साथ बड़ी क्रूरता की गई है ये अपने पति के प्रति, क्योंकि ये मान्यता है कि मंगलसूत्र केवल तभी हटाया जाता है जब पति की मृत्यु हो जाए। कोर्ट ने भी इस बात को माना और उसके अनुसार फैसला दिया। दूसरा विषय जो हम आपसे बात करना चाहते हैं वो एक हाल ही में हुए सर्वे पर आधारित है। नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में एक सर्वे की गई थी, जिसमें टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से कुछ सवाल किए गए थे कर्नाटका में। उसके जो निष्कर्ष निकले हैं वो बड़े हमारे लिए चिंता के विषय हैं। उसमें ये बात कही सामान्य रूप से सब लोगों ने कि बच्चों को संभालना केवल महिला की जिम्मेदारी है। महिला अगर ये जिम्मेदारी नहीं पूरी करती है तो उसमें कुछ अपूर्णता है, वो अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह है, यानी कि पूर्ण रूप से जिम्मेदारी उसकी है। और एक दूसरी बात जो ये कही गई थी इस निष्कर्ष में कि घर में अगर कोई थोड़ी बहुत डोमेस्टिक वायलेंस होती भी है, घरेलू हिंसा का मामला अगर होता भी है, तो उस पत्नी को उस परिवार के गुड के लिए, परिवार की भलाई के लिए, परिवार के हित में उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। थोड़ा बहुत घरेलू हिंसा होती भी है तो ऐसा क्या है इसमें? इन विषयों पर हम आपके विचार जानना चाहेंगे। डॉक्टर सीमा जैन, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपने जैसा कि दो मुद्दे जो आपने अभी रखे हैं सामने, जिसमें पहला तो जो मद्रास कोर्ट का जो डिसीजन है मंगलसूत्र को लेकर के, असल में अगर देखा जाए तो मंगलसूत्र उतारने पर मानसिक क्रूरता के पक्ष में कोर्ट ने डिसीजन दिया कि पति जो है वो मानसिक रूप से उसको आघात हुआ है, क्योंकि जो मंगलसूत्र है वो असल में सिंबल माना जाता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से सुहाग का। लेकिन अगर ये सामाजिक स्तर पर अगर इस तरह की कोई बात होती तो उसको स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि मनुवादी सोच के तहत ये सब चीज़ें थोपी गई है। लेकिन अगर देश की न्यायपालिका अगर ये बात कहती है कि मंगलसूत्र के वजह से, उतारने की वजह से उसके पति को आघात पहुंचा, तो ये बहुत ही सोचनीय विषय है, क्योंकि हमें जो जीने का जो अधिकार देता है वो हमें हमारा संविधान देता है। संविधान में कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं है कि महिला क्या पहनेगी, क्या खाएगी, कैसे रहेगी। यानी आपने जो दोनों जो मुद्दे रखे हैं वो दोनों असल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरे मुद्दे पर मैं बाद में आऊँगी। ये तय किसने किया कि महिला को ही मंगलसूत्र पहनना है? जब शादी की बात आती है तो शादी होने पर दोनों ही जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन साथी कहलाते हैं, यानी उनका जीवन भर का साथ तय होता है मैरिज नामक इंस्टीट्यूशन से। लेकिन जितने भी जो सिंबल है, जितनी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो केवल और केवल महिला के ऊपर ही लादी हुई है, जो कि पूरे तरीके से गलत है। महिला चाहे मंगलसूत्र पहने, आड़ पहने, रखड़ी पहने, कुछ भी पहने, ये उसकी चॉइस का मामला है। अगर उसे पसंद है तो वो खूब गहने पहने,
अगर उसे पसंद नहीं है तो वो कुछ भी ना पहने। ये बात थोपने वाली जो व्यवस्था है वो असल में मनुवादी व्यवस्था है। और ये बेहद खेद का विषय है कि न्यायपालिका जो न्याय की मूर्ति मानी जाती है, जब इंसान सब जगह से थक जाता है न्याय मांगकर और उसे नहीं मिलता तो अंत में वो न्यायपालिका की शरण लेता है। और न्यायपालिका भी अगर मनुवादी एलिमेंट से ग्रस्त होकर इस तरह का फैसला देती है तो निश्चित रूप से ये विचारणीय विषय है। हमें सोचने की ज़रूरत है कि अगर न्यायपालिका ही ऐसी बात कहती है कि सिर्फ मंगलसूत्र उतारने से, यानी इस तरह के जो आघात जो वाजिब माने गए हैं वो पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि कोई गहना किसी को अगर आघात पहुंचाता है या सुखद एहसास देता है तो ये बात ठीक नहीं है। जबकि जो हकीकत है वो आपको पता है कि एक महिला को दिन के जो 24 घंटे होते हैं उन 24 घंटों में कितने तरीकों से आघात पहुंचाया जाता है उसकी चर्चा कोई नहीं करना चाहता। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उसकी जितनी भी जो जिम्मेदारियां हैं वो सब लादी गई है कि उसी की है। चाहे जो दूसरा जो आपका जो विषय है कि वर्किंग वेमेन जो है वो चाइल्ड केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनली चाइल्ड केयर की बात नहीं है, पूरा घर पूरा खानदान, सामाजिक जितनी भी मर्यादाएं हैं, जितने भी जो रीति रिवाज है, जितने भी जो संस्कार है, उन सबको निभाने की जो जिम्मेदारी है वो केवल महिलाओं की ही मानी गई है, ऐसी जो हमारी जो सामाजिक सोच है उसके तहत। लेकिन संविधान में एक तरफा कुछ भी नहीं है, आप सबको पता है। संविधान हमें जीने का अधिकार देता है, समानता के साथ स्वतंत्रता के साथ हमें जीने का अधिकार देता है। लेकिन संवैधानिक मूल्यों को कमज़ोर करने का जो काम है वो सामाजिक मूल्यों के द्वारा किया जाता है। और सामाजिक मूल्य आज के हम व्यवस्था की बात करें तो वो सारे के सारे सामाजिक मूल्यों के ऊपर मनुवादी मूल्य हावी हुए हैं। और ये जो कोर्ट का जो डिसीजन है ये निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगी ये मनुवादी मूल्यों की सोच के तहत ये ऐसा फैसला दिया गया है जो कि पूरी तरीके से गलत है। दूसरी बात जो है चाइल्ड केयर के लिए या पूरे परिवार के संचालन के लिए सारी जिम्मेदारियां महिलाओं पर थोपी गई है। आप देख सकते हैं कि अगर कोई महिला वर्किंग है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर ही क्यों ना हो, चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो, उसका नौकरी करना एक अलग बात है। घर संभालना उसकी पहली प्राथमिकता तय की जाती है। वो चाहे पति से ज़्यादा पैसे कमाती है लेकिन फिर भी सुबह सबसे पहले उठेगी, अपने जो सारे जो दायित्व है उनको निभाएगी, उसके बाद वो भागते दौड़ते हुए अपनी ड्यूटी पर जाएगी। ये आम बात है, हम देखते हैं समाज में चारों तरफ रोजाना हम देखते हैं कि अगर कोई महिला अगर टीचर लगी हुई है वो रात के 3 बजे उठकर बच्चों का टिफिन बनाना, खुद का टिफिन बनाना, पति देव के जो कपड़े हैं वो आयरन करके रखना, तो इस तरह का जो शोषण है ये खुले शब्दों में ये शोषण ही है और कुछ नहीं है। ऐसे शोषण के खिलाफ कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती। लेकिन एक मंगलसूत्र अगर उतार दिया तो पुरुष की भावनाएं आहत हो गई। लेकिन वो महिला जो हर घड़ी हर सेकंड उसकी भावनाएं आहत होती है, उसकी जो फिक्र है वो किसी को भी नहीं है। क्योंकि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था वाला समाज है। यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें पुरुषों के पक्ष में है। अब एक तरफ जो अभी जो मुद्दा है कि बच्चों की देखरेख का जो जिम्मा है वो महिलाओं पर है। जब शादी होती है, शादी होते ही सबसे पहला जो काम होता है सभी घरों में, उस महिला का सरनेम चेंज करवाने की पूरी कोशिश की जाती है कि इनका सरनेम जो है अब ये हो जाए। और बच्चे का जो सरनेम है वो भी पिता का ही लगता है। आप सबको पता है हमारे समाज में कहीं पर भी महिला का सरनेम नहीं लगता है। यानी सब कुछ जो अच्छी जो बातें हैं वो तो सब पुरुषों के पक्ष में, और महिला के पक्ष में केवल और केवल उसकी देखरेख, उसको संभालना, यानी पूरा का पूरा जो शोषण है महिलाओं का। कुछ लोग शायद सहमत नहीं होंगे, इसको शोषण नहीं कहेंगे, क्योंकि जैसा कि कहा कि गुड्स यानी परिवार की भलाई के लिए चाहे उन पर हिंसा भी क्यों ना हो, ये शोषण तो अलग बात है, ये तो होता ही है रोजाना। लेकिन अगर हिंसा भी होती है घर में महिला के साथ, तो जो महिला चुपचाप से उस हिंसा को बर्दाश्त कर ले उसे तो आदर्श गृहिणी
आदर्श महिला का दर्जा दिया जाता है। और अगर कोई महिला उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है तो उसको कह दिया जाता है ये बिगड़ी हुई है, ये खानदानी नहीं है, या ये अच्छे घर की महिलाओं के काम नहीं है। इस तरह की कई उपाधियों से नवाजा जाता है। तो आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कहीं पर भी कहने को तो हम कह रहे हैं महिलाओं का वैसे जो शिक्षा का स्तर है वो भी बढ़ रहा है, रोजगार में भी महिलाएं आगे आ रही है, ऐसी बात नहीं है। खेल कूद में अन्य जो जितनी भी जो गतिविधियां उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, लेकिन जो सामाजिक सोच जो है वो आज भी इक्वलिटी वाली नहीं है। हम कहते हैं किसी तरह की कोई चीज की जरूरत नहीं है, ना किसी अधिकार की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। सामाजिक स्तर पर जिस दिन महिलाओं के साथ समान व्यवहार, एक इंसान जैसा व्यवहार जब महिला के साथ किया जाने लगेगा तो इस समाज में कई सारी जो समस्याएं वो खुद ही समाप्त हो जाएगी। आप देखते हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध जो तेजी से बढ़ रहे हैं उसका कारण असमानता ही है। महिलाओं को जब तक समान दर्जा समाज में नहीं दिया जाएगा किसी भी समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए केवल समस्याएं इतनी ही नहीं है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन समय के अभाव में हम दो ही मुद्दों से जुड़ी हुई बातचीत करेंगे। और इन मुद्दों के साथ हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि इक्वलिटी जिस दिन समाज में आ जाएगी उस दिन सारी समस्याएं ठीक हो जाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीमा जी। आपकी बातें सुनकर के हमारी जो महिलाएं हैं निश्चित रूप से काफ़ी प्रेरित हुई होंगी। हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं इक्वलिटी की, आपने व्यक्तिगत जीवन में इसको किस तरीके से जिया है? क्या आपके घर में विवाह के बाद इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं? आप थोड़ा व्यक्तिगत हो रहा हूँ मैं, लेकिन पब्लिक जानना चाहती है कि क्या वाकई इसको आप खुद अपने जीवन में उतार पाए हैं? क्या वहाँ लागू कर दिया आपने जो आप समाज में सुधार की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। और ये व्यक्तिगत जीवन की बात नहीं है, असल में ये हमारा सामाजिक जीवन ही है, और ऐसे पहलुओं से लोगों को वाकिफ भी होना ज़रूरी है। निश्चित रूप से इक्वलिटी मेरे व्यक्तिगत जीवन में है, तभी मैं राजस्थान में महिलाओं के बीच काम कर पा रही हूँ, क्योंकि सबसे जो बड़ी बात है वो मैरिज नामक जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ से ये भेदभाव शुरू होता है। सारे के सारे जो काम है फेरों में भी आप देखते हैं कि अच्छा महिलाएं आगे लेके विपत्तियां जितनी भी है वो उस पर आ जाए और लास्ट में पति को आगे लिया जाता है ना। लेकिन मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे वैवाहिक जीवन में, क्योंकि मेरे जो जीवन साथी है वो असल में स्वतंत्रता समानता की सोच रखने वाले प्रगतिशील सोच के मेरे जीवन साथी हैं, तो निश्चित रूप से मेरे व्यक्तिगत जीवन में समानता है, और उसी की वजह से ही मैं पूरे राजस्थान में जो प्रयास कर रही हूँ वो मैं कर पा रही हूँ। अगर इस तरह का शोषण, जैसे मंगलसूत्र नाम के मुद्दे पर इतना हंगामा हो जाता है, इतना बड़ा फैसला दे दिया जाता है, या जैसे जो थोपी जाती है महिलाओं पर चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। निश्चित रूप से समानता की वजह से ही मैं कुछ काम कर पा रही हूँ, सामाजिक सरोकारों में सक्रिय रह पाती हूँ। अच्छा, विवाह में एक कन्यादान की परंपरा होती है, कन्यादान वाला जो कॉन्सेप्ट है इस पर आपकी क्या विचार है? देखिए असल में ये क्या है कि यानी दान की वस्तु ही जब महिला को समझ लिया वहीं से गड़बड़ी शुरू हो रही है ना। हमारे भारतीय समाज में ऐसा सिर्फ कन्यादान ही नहीं, शादी के समय 3 तरह के दान का प्रचलन रहा है वैदिक युग से ही, कि जमी दान यानी भूमि दान, भूमि का दान सबसे बड़ा। कई घरों में लड़कियों को पहले भूमि का भी दान किया जाता था। गौ दान यानी गाय का दान अगर जो व्यक्ति करता है उसको स्वर्ग मिलता है। कन्यादान जो व्यक्ति कर लेता है, जितने ज़्यादा करता है उसको उतना ज़्यादा मतलब स्वर्ग में स्पेस मिलेगा। ये कंसेप्ट है। जब जिस इंसान को आपने दान की वस्तु समझ ली तो आप ये समझिए कि उसका जीवन तो फिर एक वो कठपुतली की तरह ही चलने वाला है, यानी भैया हमारे लिए ये काम की चीज़ है, तू ले जा, है ना। और इसी वजह से ये बात कही जाती है कि बेटी को सीख क्या दी जाती है हमारे समाज में कि बेटा तू डोली में जा रही है और अर्थी पर ही आना, यानी अब हमारा कुछ लेना देना नहीं है तुमसे, हमने तुम्हें दान कर दिया। दान की हुई चीज़ की कोई परवाह नहीं होती है। उसी का ही कारण है कि आज जितने भी जो घरेलू हिंसा के जो मामले होते हैं, क्योंकि ये माइंड सेट हो जाता है, और तरीका भी वही है हमारे समाज में। कैसे दान, जब विवाह के पश्चात जब उसको अपने राजस्थानी भाषा में कहते हैं सीख देना,
उसको जब विदा किया जाता है तो मेरे शादी के समय में भी ऐसा हुआ था कि कांसी की जो धातु होती है उसका एक कटोरा आपने देखा ही होगा, उस कटोरे में कुछ रुपए रख के और हाथ में दे के और विदा किया जाता है रोती हुई स्थिति में। रोती ही है, इमोशनल अटैचमेंट होता है अपने परिवार से। तो मैंने इसका विरोध किया था कि मैं दान की वस्तु नहीं हूँ। घर के रिश्तेदारों ने कहा था कि कन्यादान मेरे पिता ने नहीं किया था मेरी शादी में, मना कर दिया था, बोले मैं पीएचडी होल्डर लड़की दे रहा हूँ और ये दान में देने की वस्तु नहीं है। तो हमने वहाँ पर भी नकारा, हालांकि विवाद हो गया था शादी में भी, बोले ये समाज से अलग हटके कर रहे हैं क्या। तो ये कटोरे का जो कंसेप्ट है वो हाथ में देकर एक भिखारी की तरह उसको दान कर देना, यानी सामने वाला जो पक्ष है वो निरंकुश हो गया, ठीक है मैं आगे चल रहा हूँ तो पीछे चल। तो ये सोच ही गड़बड़ है कन्यादान की।